नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आखिर तक अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं सीटेट का, मेरे दिए हुए बनाए हुए पेपर्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने मैथ पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो अपलोड किया है, जैसे अबेकस, जियोबोर्ड, जियोग्राम, 10 ग्राम, सममिति, ये क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है यार, लाइक में कंजूसी मत किया करो। कम से कम मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आप लोगों के द्वारा, तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। किसी भी तरीके का कोई इशू हो कमेंट करो, कोई टॉपिक ना समझ में आए, किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप सीटेट से संबंध में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी पेडागोजी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोली से क्या तात्पर्य है? बोली को क्या समझते हो? तो बोली से क्या तात्पर्य? ये किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है, या किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा लेखन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, या किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता है, या जो सत्ताधारी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। बोली का तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। अब ये देखिए बोली होती क्या क्या है। जो बोली होती है वो भाषा बच्चे के भाषा सीखने का आधार बन सकती है। टीचर को बच्चों की बोली का, अब अगर स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बोली वाले बच्चे होंगे तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की बोली का सम्मान करना चाहिए, और उसके साथ सम्मान करते हुए मानक भाषा की ओर बच्चों को ले जाना चाहिए, ठीक है। या मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा अधिगम कराने की ओर ले जाना चाहिए। ये बात समझ गए। देखिए एक और बात और याद रखिएगा कि जो बोली होता है वो स्थानीय स्थानीय रूप के रूप में जानी जाती है। मतलब हम भाषा को एक व्यापक रूप देते हैं, भाषा को हम व्यापक मानते हैं, और बोली को हम स्थानीय जबकि बोली उसका स्थानीय रूप लेती है, ठीक है। तो बोली उसका स्थानीय रूप। अब कौन कौन सी बोलियां हैं, जैसे ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, मैथिली, ये सब बोली है जो खास क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? कई बार देखा होगा कि कोई कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बार बार किसी चीज कार्य को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कुछ बोल रहे हैं तब भी वो दोहराते रहते हैं, है ना। बार बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट अगेन 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 रिपीट करते रहते हैं। तो ये जो विशिष्ट व्यवहार है, ये जो विशिष्ट व्यवहार है, ये स्वलीन क्रम विकार की पहचान होती है, ठीक है। जिसे कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म, तो ध्यान रखिएगा, अधिगम विकार नाम का एक टॉपिक है, अधिगम विकार। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, और इस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना होगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अधिगम विकार का भी रिसेंटली मैंने अपलोड किया, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने बाकायदा समझाया कि ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो अगर हम किसी क्लासरूम में मातृभाषा, उसके बच्चों की बोली जाने वाली भाषा को हम कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, तो वो किस विधि की विशेषता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे 100% गारंटी कि 70% बच्चे इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे होंगे। तो देखिए ये प्रत्यक्ष विधि की विशेषता कहलाएगी। प्रत्यक्ष विधि जो कि क्या होती है, इसमें क्या होता है, बच्चों को हम मातृभाषा के अलावा, हम मातृभाषा का प्रयोग किए बिना बच्चों को सुनने
और बोलने वाली जो भाषा होती है, सुनने और जो है श्रवण वाली जो या सांकेतिक भाषा जो होती है उसका स्थान देते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में यही तो करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें जो है सबसे पहले डॉट डॉट डॉट, याद रखिएगा यहां पे बोल रहा है निगमनात्मक उपागम। और मैंने आपको बताया था कि दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है। आगमनात्मक क्या होता है? तो निगमनात्मक उपागम का मतलब होता है पहले जो है बच्चे को हम नियम के बारे में बताएंगे, सूत्र के बारे में बताएंगे, परिभाषा के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड उदाहरण समझाएंगे, ठीक है। तो नियम से उदाहरण की ओर लेके जाता है। तो ये सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए निगमनात्मक उपागम अनुशंसा पर, ठीक है। और उदाहरण में तो आगमनात्मक जो है उपागम अनुशंसा करता, तो यहां आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? चलिए, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में एक टीचर की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करना है या फिर सहजकर्ता के रूप में कार्य करना है? तो देखिए आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो टर्म्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। भाषा अर्जन जब भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि जो भाषा का जो परिवेश है वो स्वाभाविक होगा, मतलब इसमें कोई नियम नहीं होगा, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक प्रक्रिया होगी, अनौपचारिक होगा, ठीक है। एक तो पारिवारिक से जुड़ा होगा, परिवार से जुड़ा होगा, ये कह सकते हैं। और ये जो है सामाजिक जुड़ा होगा, समाज में रहते हुए बच्चा भाषा जो सीखेगा। वातावरण से जुड़ा होगा, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, वातावरण से जुड़ा होगा, ये सारे बात। तो अर्जन क्या है कि भाई स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामाजिक रूप से बच्चा जो है भाषा सीखता है, अनौपचारिक रूप से भाषा सीखता है, अपने परिवार में रहते हुए जो भी परिवार के लोग होते हैं उससे बातचीत करते हैं, उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भाषा का परिवेश, एक्सप्लोजर जो है दिया जाए। भाषा अर्जन तभी होता है जब बच्चे को भाषा का परिवेश दिया जाए। और भाषा अधिगम कब होता है? जब व्याकरण के नियम सिखाए जाए। तो जब अधिगम जुड़ा हो, अधिगम शब्द आ जाए, तब आपको व्याकरण के नियम सिखाए जाएंगे, है ना। आपको लक्ष्य भाषा की ओर लेके जाया जाएगा, क्या आप टारगेट है, क्या आप भाषा सीखना चाह रहे हैं, कौन सी भाषा सीखना चाह रहे हैं। आप हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे भाषा अधिगम कहलाएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखने के लिए वहाँ पे अंग्रेजी के कुछ नियम जानेंगे, ठीक है। बात यहाँ समझ गए? चलिए, भाषा शिक्षण में सहगामी शिक्षण या इंटरैक्टिव टीचिंग का क्या महत्व है? तो भाषा शिक्षण में सहगामी शिक्षण का क्या मतलब होता है? तो देखिए, यह शिक्षक को कम मेहनत करने पर बल देता है या मेहनत करने पर मदद करता है, या आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल बढ़ता है इससे, यह केवल तेज विद्यार्थियों के लिए उपयोगी या समय की बर्बादी है? तो देखिए, सहगामी शिक्षण से क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा इंटरैक्टिव टीचिंग में जो महत्व होता है, इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और संप्रेषण कौशल का विकास होता है, ठीक है। एक दूसरे से जब बच्चे बात करते हैं तो एक दूसरे से बात करने का एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा नए नए शब्दों, जब दूसरा बच्चा कोई और नया शब्द बोलेगा तो उससे बच्चे के अंदर एक भाषा का एक्सप्लोजर मिलेगा। वो जान पाएगा कि अच्छा, सेब को एप्पल भी कहते हैं, और तमिल में एप्पल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जानेगा, पंजाबी में कुछ जानेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बात यहाँ समझ गए? तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार यह है कि सफल कक्षा शिक्षण का क्या मुख्य आधार होगा? तो अच्छी आदतें ये मुख्य आधार है, या विनोद प्रियता, या कक्षा नियंत्रण, या नम्र व्यवहार, या शिष्ट व्यवहार? तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो देखिए, जब बड़ों या उसके सहपाठी के कोई उसको गाइड करे
तो वो चीज़ों को लिख लेती है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी जो भी भाषा वो लिख रही है वो लिख लेती है। तो यहाँ पे इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। मुझे पढ़ाते हुए थोड़ा सा सांस फूल रही है, मुझे ये पता नहीं क्यों हो रहा है। स्कैफोल्डिंग कहेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को अस्थाई मदद देना, अस्थाई मदद देना। और ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे को उसके सीखने में अस्थाई मदद करना जो है स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए। एक अध्यापिका कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम, शिक्षार्थी की भाषा अंग्रेजी, शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहां पर अध्यापिका क्या करने का प्रयास कर रही है, तो देखिए ऑप्शन पढ़िए प्लीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा में भाषा का समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। ठीक है, तो एक टीचर क्या कर रही है, भाषा का जो है समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। ठीक है, एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है भाषा के संदर्भ में, कि जहाँ पे एक क्लासरूम में जो है बहुभाषी वाले जो बच्चे, विविध भाषा जानने वाले जो बच्चे हैं, है ना, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, इस तरीके के बच्चे वहाँ पर एक साथ जो है भाषा का यूज़ कर सके और सबको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे की भाषा के संदर्भ में कोई चिढ़ाए, तो एक पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट डेवलप करने का टीचर प्रयास कर रही है। ठीक है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल के रूप में जांचती हूं। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, तो यहाँ पे टीचर बच्चा कह रहे हैं कि भाई जब भी मुझे कॉपी में मेरा काम होता है, उसके बाद मैं जब कॉपी जमा करती हूँ टीचर के पास, तो उससे पहले मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ कि क्या मैंने जो है सरसरी रूप में देख लिया कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, तो ये जो है पुनः प्रारूपण इसे नाम देंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ करना, इसका सही आंसर होगा प्रूफ रीडिंग कहेंगे इसे, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका गलत है। ठीक है, शिक्षार्थियों के द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है, उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड बनाइए। देखिए, बच्चे ने जैसे भी सीखा हो, जिस तरीके से भी सीखा हो, तो वो कैसे सीखा है उसका पूरा उदाहरण के द्वारा उसको एक पूरा नोट फाइल में नोट कर लो। ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड बना लो कि बच्चे में क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, सारा कुछ जो है, तो इसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो आकलन। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो प्राथमिक स्तर पर हम अगर बात करें, प्राथमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर पर बात करें, तो मातृभाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होगा वो है विचारों का आदान प्रदान। तो ये उद्देश्य बच्चों का होगा, लेकिन उनकी मातृभाषाओं की तुलना करना, तुलनात्मक ज्ञान देना, ये उसका मूल लक्ष्य नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास करना और सृजनात्मक जो है प्रतिभा का विकास करना, ये सभी आंसर होंगे, लेकिन आंसर बी सही उत्तर नहीं होगा। एक अध्यापिका जो है कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। भाई ग्रुप्स में जो है कार्य करवाती है, दो दो तीन तीन चार चार का जोड़ा जो है रखती है। रोल प्ले अदा करने के लिए कहती है कि तुम इसका कैरेक्टर निभाओ, तुम इसका कैरेक्टर निभाओ। आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। तो आकलन के लिए वो जो है वो क्या करती है कि बच्चों का अवलोकन कर रही है। आकलन संबंधी इस गतिविधियों को हम क्या कहेंगे, तो देखिए इस आकलन संबंधी इस गतिविधि को जो है हम जो है संरचनात्मक आकलन कहेंगे, इसी को कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण में सक्रिय शिक्षण, एक्टिव लर्निंग का क्या अर्थ है, तो एक्टिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए। तो शिक्षक के द्वारा केवल व्याख्यान देना या फिर विद्यार्थियों को गतिविधि में शामिल करना और स्वयं जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं ज्ञान के निर्माण में मदद करना। ठीक है, समस्या समाधान ढूंढने का प्रयास करवाना कि बच्चा स्वयं जो है समस्याओं का समाधान ढूंढे। तो आंसर हो गया सक्रिय शिक्षण का मूल अर्थ यही निकलता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भाषा शिक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भाषा के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है ये नियर अबाउट जो है वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब भाषा के शिक्षण में कि भाई समाज और संस्कृति का दृष्टिकोण भाषा में कितना मदद करता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर केवल व्याकरण शिक्षण पर केंद्रित है नहीं, ये विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। केवल सैद्धांतिक शिक्षण को बढ़ावा देता नहीं, केवल तेज विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं, आंसर बी। कहानियां जो है बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो कहानियां जो है बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार, तो ये बच्चों के अंदर भाषिक नियम सिखाती है नहीं, ये बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है नहीं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नहीं, ये बच्चों के अंदर जो कहानियां होती हैं ये बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करती है, सृजनात्मकता का विकास करती है, उनके अंदर चिंतन क्षमता का विकास करती है, बढ़ावा देती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक तो संरचनात्मक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष का हमें आंसर देना है। तो भाषा के जो दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है कार्यात्मक पक्ष। 17वें का आंसर है ऑप्शन बी, जिसे हम कह सकते हैं फंक्शनल स्टेज। ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन बी फंक्शनल, कार्यात्मक। प्रारंभिक कक्षाओं में त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? तो प्रारंभिक कक्षाओं में त्रुटियां क्या होती हैं, गलतियां क्या होती है? गलतियां सीखने का संकेत होती है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में गलतियां जो होती हैं, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो उसके सीखने का संकेत मानी जाएगी, ना कि वो अधिगम को बाधित करती हैं, ना कि उसी समय हमें संशोधन कर देना चाहिए। हमें उसकी पहचान करना चाहिए कि भाई क्या गलतियां कर रहा है और उस पर सुधारात्मक कार्य करना चाहिए, ना कि सुधार इसको। तो आंसर है ऑप्शन ए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि भाषा से संबंधित है? तो बहुबुद्धि जो कि किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसे कहते हैं, और इस पे बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकार बताए थे, जिसमें से जो भाषा से जुड़ी हुई है वो भाषाई मौखिक बुद्धि है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों। तो पठन पाठन के अंत में जब भी कोई टीचर जो है पठन और पाठन, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर रही हो, तो ऐसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। आंसर हो गया बी, आंसर सही आंसर होगा। ठीक है। स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है? तो देखिए, स्किनर मानते थे कि बच्चा जो है भाषा नकल से सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, भाषा अनुकरण से के द्वारा सीखी जाती है। बच्चा क्या करेगा? आपको सामाजिक परिवेश में आपको देखेगा, आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही वो बच्चा भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? तो भाषा प्रयोग की कुशलता कैसे संभव है? केवल साहित्य पढ़ने से, या फिर भाषा के जो है अधिक से अधिक प्रयोग करने से, या भाषा पाठ्य पुस्तक पढ़ने से? आंसर हो गया ऑप्शन सी। 22वें का आंसर हो गया यहाँ पे सी। भाषा प्रयोग की कुशलता इस बात पर संभव है कि बच्चा भाषा का कितना प्रयोग कर रहा है। ठीक है। आंसर सी। दैनिक कार्यों में जो है मनुष्य किन 2 कौशलों का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? तो डेली जो है मनुष्य 2 कौशल का ज्यादा प्रयोग करता है। वो है, सबसे ज्यादा कौशल होता है श्रवण, सुनना जिसे कहते हैं श्रवण कौशल, और उसके कहते हैं उसके बाद बोलना, वाचन कौशल। तो वाचन और श्रवण कौशल का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, सुनना और बोलना। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में अगर हम भाषा विकास की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पत्र पत्रिकाएं नहीं, पाठ्य बुक्स नहीं, समाचार पत्र नहीं, उनका बाल साहित्य। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं? तो व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? शुद्ध उच्चारण, या फिर विराम चिन्हों का प्रयोग कि इसमें
कौन सा विराम चिह्न लगेगा, इस तरीके से, या फिर भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूं, इसलिए मैं, अब बहुभाषिता का मतलब है एक भाषा से अधिक भाषाओं को महत्व देना। हम सबको पता होना चाहिए कि एक क्लासरूम में बहुभाषिता वाले बच्चे होते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी भाषा है, कोई क्षेत्रीय भाषा से है, सबकी मातृभाषा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई गांव की जो है ठेठ गांव वाली भाषा बोल रहा है, कोई जो है ब्रज अवधी बोल रहा है, कोई हरियाणवी वाला बच्चा आया है। तो आमतौर पे ऐसे जो है जब माहौल होता है ना, तो हमें इन सभी की भाषा को महत्व देना है, किसी को डीमोटिवेट, उसकी भाषा का मजाक नहीं उड़ाना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती है, नहीं। कई भाषाओं में कविता गान करवाती है, नहीं। श्यामपट्ट बोर्ड पर जो है हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती है कि ये जो है सेब को एप्पल कहते हैं, इंग्लिश में एप्पल कहते हैं और हिंदी में सेब कहते हैं, और तमिल में या पंजाबी में जो भी कहते हो, ठीक है। ऐसा मतलब मान लीजिए, ये सब नहीं करेगी टीचर। टीचर करेगी सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने की आज़ादी देना, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब जब बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलेगा ना, तो दूसरे बच्चे भी उस भाषा से परिचित होंगे, और फिर उस भाषा के जो है शब्दावलियों को जो है वोकैबुलरी को अपने जो है अंदर ग्रहण करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है। तो भाषा के विविध रूपों से परिचय हो पाएगा, और भाषा के बारे में एक दूसरे के प्रति जो है एक लगाव होगा और सम्मान की भावना भी होगी, है ना। बात समझ गए। चल, रूपा जो है छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है। औपचारिक बातचीत नहीं करी, अनौपचारिक कर रही। तो एक टीचर क्या कर रही है छठी कक्षा में बच्चों के साथ अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब ऐसे ही पढ़ाई से हट करके, आज तुमने क्या किया, घर में क्या किया, घर में कौन कौन से लोग हैं, कहीं घूमने गए कि नहीं गए, तुम्हें क्या खाने में पसंद है, इस तरीके की अनौपचारिक बातचीत की। तो वो इस माध्यम से क्या कर रही है, खाली समय का जो है यूज कर रही है, नहीं, बच्चों को काम में लगाकर निश्चित हो जाती है, बच्चों का मनोरंजन कर रही है, ये बच्चों को सुनने और बोलने का अवसर दे रही है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो बच्चा देखिए, इसका सही आंसर जो होगा 28वें का, वो है समझ के साथ पढ़ना। आंसर है सी, इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों की पढ़ने की क्षमता का आकलन करना चाहते हैं, तो देखिए क्या करना होगा, हम बच्चों को आतंकवाद या किसी पर आधारित निबंध लिखने या पढ़ने को नहीं कह सकते। हम कर सकते हैं कि बाल साहित्य का कोई संवादात्मक जो है कहानी लेंगे और उसको बोलने के लिए कहेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे में पढ़ने की क्षमता का आकलन हम कर पाएंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना जो है से संभव है, डॉट डॉट से संभव है। तो देखिए, भाषा हो या किसी भी रूप हो, चाहे गणना हो या भाषा हो या सीडीपी में हो, बाल विकास का, यहाँ पे क्रमिक जो है प्रगति का लेखा जोखा रखा जा रहा है। बस लेखा जोखा याद रखना। तो यहाँ पे आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा। जब भी आंसर ये दिया हो, पोर्टफोलियो ऑप्शन दिया हो, तुरंत आंसर पोर्टफोलियो ही लगाना है। 31वां क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में अध्यापिका, एक टीचर, बच्चों को अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट एवं कौशल समझने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, मतलब उसकी मातृभाषा, घर पर इस्तेमाल मातृभाषा, तथा विद्यालय में जो इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जैसे अंग्रेजी, पंजाबी, जो भी बोलते हो इंग्लिश में, है ना, पंजाबी, तो इसका इस्तेमाल करती है। तो घर वाली भाषा और विद्यालय में, तो ये क्या, ये युक्ति जो है भ्रमित कर रही है, या अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, या फिर लक्ष्य भाषा में बाधा डाल रही है, या हस्तक्षेप कर रही है। तो आंसर हो गया भाषा अधिगम को ये बच्चा जो है, ये टीचर जो है प्रोत्साहित कर रही है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है, कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में किस पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हमें हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा जटिल साहित्यिक रचनाओं पर जोर देना है, कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति पर, या फिर व्याकरण के नियमों का रटना पर, या कठिन शब्दावली पर। तो इसका आंसर आप कमेंट में उत्तर दे करके बताइएगा कि आंसर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा, क्या होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।